बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 3। अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी बेचैनी के साथ दरबार में टहल रहे थे। शाम से आने वाले कासिद ने अमीर मिस्र को सुल्तान जंगी की वफात की खबर के साथ ये भी बता दिया था कि दमिश्क और दीगर रियासतों के उमरा ने सुल्तान जंगी के 11 साला इकलौते बेटे अल मलिक सालेह को तख्त नशीन कर दिया है। अफसोस, आलम इस्लाम का एक अजीम मुजाहिद हमें ऐसे वक्त में तन्हा छोड़ गया जब हम उसकी रहनुमाई और मदद के बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे। ये कहते हुए दिल का दुख आंखों में पानी बनकर उतर आया। सलाहुद्दीन अयूबी के एक सालार ने जब उनकी हालत गैर होते देखी तो सहारा देकर उनकी मसनद पर बिठाया। वो अपनी मसनद पर देर तक बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। दरबार पर गहरा सकूत छा रहा था। ये गनीमत है कि उमराए शाम ने सुल्तान जंगी के बेटे को सुल्तान का जाननशीन बनाया है, लेकिन खानदान जंगी के चंद मुखलिस उमरा के सिवा अक्सरियत उन साजिशी और ताले आजमा नवाबों की है जो ना समझ बच्चे को अपने घटिया अगराजो मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद अमीर मिस्र फिर गोया हुए। इस तारीकी में उम्मीद की किरण सिर्फ सुल्तान की बेवा रजी बिनते मोइनुद्दीन ही रह गई हैं, जो हमेशा अपने शोहर के मिशन में उनकी हमदर्दो दमसाज रही हैं। हम काजुल कुजा इमाम शरफुद्दीन से गुजारिश करेंगे कि वो मिस्र की तमाम मसाजिद के खतीबों को खुतबा जुमा में मलिक सालेह के नाम को शामिल करने का मुरासला जारी कर दें। तामील इरशाद होगी। उमर रसीदा मुफ्ती मिस्र ने खड़े होते हुए कहा, हम समझते हैं कि हमें मलिका रजी खातून से ताजियत के लिए जल्द अज जल्द दमिश्क जाना चाहिए। अमीर मिस्र ने मुशावरत तलब निगाहों से हाजरीन दरबार की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप मुनासिब समझें तो अपने किसी नुमाइंदे के हाथ मलिक सालेह के नाम ताजियतनामा भेज दें। बज़ाहिर मिस्र के हालात पुरसकून हैं, लेकिन सलीबी किसी वक्त भी कोई शोरिश बर्पा कर सकते हैं। सालार अब्दुल्ला करशी ने राय दी, मिस्र के हालात का तकाजा तो यही है कि मैं यहां से किसी दूसरी जगह ना जाऊं, लेकिन खानदान जंगी पर अचानक जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है उसका मुदावा महज रस्मी ताजियतनामे से नहीं हो सकता। मुमकिन है कि अहले शाम मेरी इस गैर हाजिरी को एहसान फरामोशी से ताबीर करें। अमीर मिस्र ने नमदीदा आंखों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, सुल्तान जंगी की वफात की खबर सुनने के चंद दिन बाद ही सलीबियों ने शाम के सरहदी इलाके बानियास पर हमला कर दिया। उस वक्त शामी अफवाज का सालार शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम था, जो सुल्तान जंगी के इंतकाल के बाद खुद हुक्मरान बनने के ख्वाब देख रहा था। उसने ईसाई सालार गरांट को सुलह की पेशकश की। जब दोनों लश्करों के सालार इकट्ठे हुए तो शमसुद्दीन ने कहा, हमारे तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, जियो और जीने दो के असूल में ही हमारा और आपका सुकून और आराम मुजमर है। अगर आप दोस्ती चाहते हैं तो बानियास का इलाका हमें सौंप दें। सलीबी नुमाइंदे ने कहा, सारा नहीं, आधा जो आपकी सरहद के करीब तरीन है। शमसुद्दीन ने फराख दिलाना पेशकश की। मुझे यकीन नहीं आता कि सुल्तान जंगी का सालार इतना इलाका इतनी जल्दी देने पर आमादा है। ईसाई सालार गरांट ने तहज्जुर आमेज लहजे में कहा, सुल्तान जंगी एक मजहबी जनूनी था, हमें उनके ख्यालात से शदीद इख्तलाफ था। उस वक्त हम सुल्तान के कैदी थे, लेकिन अब हम अपने फैसले करने में आजाद हैं। ये ख्यालात तुम्हारे जाती हैं या दीगर उमरा भी ऐसी सोच रखते हैं? गरांट ने इंतहाई होशियारी से उसे कुरेदते हुए कहा, उस कैद से निकलने के लिए और भी लोग तैयार हैं। अभी वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। फिल वक्त मैं और मेरा लश्कर खून रेजी नहीं पसंद करता। अलबत्ता इस सुलह की एक शर्त होगी। शमसुद्दीन ने अपनी चाल आगे बढ़ाते हुए कहा, कैसी शर्त? सलीबी सालार ने बात काटते हुए पूछा। सुल्तान जंगी के अक्सर उमरा आपके खिलाफ जंग आजमाई से गुरेज करेंगे, लेकिन एक जनूनी शख्स ऐसा है जो आखिरी सांस तक मुसलमानों को आपके मुकाबले में इकट्ठा करके लाने की कोशिश करेगा और हमारे आवाम को भी हमारे खिलाफ भड़का सकता है, और वो है अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अयूबी। शमसुद्दीन ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुनकर गरांट के चेहरे पर नागवारी का एक तासुर उभरा। सलाहुद्दीन अयूबी को हमारी ये सुलह बहुत गिरा गुजरेगी। अगर वो मुझे गद्दार मिल्लत करार देकर मुझ पर हमला करता है तो? शमसुद्दीन ने सवालिया नजरें गरांट के चेहरे पर गाड़ दी। ऐसी सूरत में सारी मसीह दुनिया की फौजें तुम्हारी पुश्त पर होंगी। ईसाई सालार गरांट ने पुरजोश लहजे में इब्ने मुकद्दम को यकीन दिलाया। दोनों के दरमियान तहरीरी सुलहनामा तय हो गया। जबानी मुआहिदा यह भी तय हुआ कि सलीबी फौज शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को शाम और दमिश्क का हुक्मरान बनाने में ताउन करेगी और जवाब में इब्ने मुकद्दम
इस्लामी दुनिया में सलीबियों के बड़े बड़े दुश्मनों की जासूसी में उनके साथ ताउन करेगा। सलाहुद्दीन अयूबी ताजियत के लिए दमिश्क जाने की तैयारी कर रहा था कि उसके जासूसों ने उसे मुआहिदा बानियास की इत्तला दी। यह खबर सुनकर वो हैरान और शशदर रह गया। उस मुआहिदे के बाइस ईसाई अफवाज शामी सरहद की तरफ से मुतमईन होकर मिस्री सरहद पर अपना दबाव किसी वक्त भी बढ़ा सकती थी। तमाम इस्लामी रियासतों और सलीबियों के दरमियान झगड़ा तो एक ही था, लेकिन दूसरी रियासतों को उस मुआहिदे में शामिल नहीं किया गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि शाम और मिस्र अलग अलग हैं। हर कोई अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अलग अलग करेगा। यही तो सलीबी चाहते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला दरपेश था कि वो उस तलवार को जो उसने सलीबियों के खिलाफ उठाई थी, उसे कैसे मुसलमानों के खून से आलूदा करे। बड़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर इत्तिमाम हुज्जत के लिए उसने अपने छोटे भाई मलिक आदिल को एक तवील खत के हमरा शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की तरफ रवाना किया। सलाहुद्दीन अयूबी का खत शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के दरबार में पढ़ा गया। अमीर मिस्र ने खत में मुआहिदा बानियास को गलत करार दिया था, जिससे मुसलमानों की शिकस्त जाहिर होती थी, और उस मुआहिदे को मनसूख करने का मुतालबा किया था। इब्ने मुकद्दम ने एक खत अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर उसे गौर से देखता रहा। दरबार पर एक गहरा सकूत तारी था। मलिक आदिल खामोशी से उस सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा था। अचानक शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की आवाज गूंजी, एक मामूली सिपाही जादे की यह मजाल कि वो हम खानदानी उमारा को मुल्क व मिल्लत का मफाद समझाए, जवाब हमेशा बराबर वाले की बात का दिया जाता है। इस हजियान का मेरे पास यही जवाब है। ये कहते हुए उसने खत के कई टुकड़े कर दिए। इब्ने मुकद्दम की उस हरकत पर बैक वक्त कई उमरा के कहकहे बुलंद हुए। उनमें से सबसे बुलंद कहकहा अमीर हुसामुद्दीन हुसैन का था, जो शाम की एक रियासत का अमीर और इब्ने मुकद्दम की साजिशों में उसका खास मुआविन था। बाकी दरबारी ना सिर्फ खामोश थे, बल्कि उनके चेहरों पर नागवारी का तासुर झलक रहा था। जिन उमरा ने अयूबी के इस्तकबाल के लिए सुल्तान जंगी को फर्ते मोहब्बत में खड़े होते देखा था, आज उस शख्स के खत के टुकड़े सरे दरबार बिखरे पड़े थे। उस तासुर को जायल करने के लिए इब्ने मुकद्दम ने कहा, सलाहुद्दीन से कह देना कि उसे मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद से कोई दिलचस्पी नहीं। वो इस बहाने सिर्फ अपने आका की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है, मगर हम जैसे वफादाराने सल्तनत के जीते जी उसका ये ख्वाब पूरा ना होगा। शमसुद्दीन ने दरबार बर्खास्त करने का इशारा किया और अमीर हुसामुद्दीन हुसैन को खलवत के लिए रोक लिया। मलिक साले के दरबार के क्या हालात हैं? इब्ने मुकद्दम ने पूछा। हमारे अफराद वहां पूरी एहतियात से सरगर्म हैं। अलबत्ता बेवा रजी खातून ने सुल्तान जंगी के मोतमद खास मुजद्दिदुद्दीन इब्ने दाया को अपने बेटे का अतालीक मुकर्रर किया है। उसे किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। एक मामूली अतालीक की कीमत लगाने की हमें क्या जरूरत पड़ी है? इब्ने मुकद्दम ने तहकीर आमेज लहजे में कहा। आलीजा, बहुत ज्यादा। अगर ये अतालीक जो फन सिपागरी में ही नहीं, सियासी रमूज में भी महारत रखता है, मलिक सालेह के साथ चंद साल भी रह गया और कम उम्र सुल्तान जवान हो गया, तो इंतजामी अमूर पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती चली जाएगी और फिर हमारी ख्वाहिश इक्तदार बारावर होने से पहले ही दम तोड़ जाएगी। अमीर हुसामुद्दीन ने कहा, अगर वो खरीदा नहीं जा सकता तो ऐसी रुकावट को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? इब्ने मुकद्दम ने सफाकाना लहजे में कहा। आलीजा, ये रुकावट भी हटा दी जाएगी। मुनासिब आदमी की तलाश जारी है। सलाहुद्दीन का इलाज मैंने कर दिया है, सलीबी उससे खुद ही निपट लेंगे। इब्ने दाया का इलाज तुम्हारे जिम्मे है। और हाँ, मलिक सालेह और उसकी मां को किसी तरह सलाहुद्दीन अयूबी के करीब ना होने देना। आलीजा, ऐसा ही होगा। दोनों ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ हाथ पर हाथ मारा। सुल्तान जंगी के उमारा में सलाहुद्दीन अयूबी सबसे मुअस्सिर और बाएतमाद अमीर था और इसी वजह से ये शाम के खुदगरज उमारा की आंखों में खार बनकर खटक रहा था। उन लोगों ने सुल्तान मरहूम की तदफीन के चंद दिन बाद ही मलिका रजी खातून के कान भरना शुरू कर दिए। सुल्तान मरहूम ने जिस गुलाम को सबसे ज्यादा नवाजा, अभी तक वो आका के सोग में शिरकत तक करने नहीं आया। एक अमीर ने आहिस्ता से मलिका से हमदर्दी जिताने के अंदाज में कहा, अगर वो खानदान जंगी का वफादार होता तो अब तक वो सुल्तान मलिक सालेह की दस्तबोसी करके बैत कर चुका होता। एक दूसरे अमीर ने मजीद बदगुमानी का इजहार किया। अमीर मिस्र खानदान जंगी के खिलाफ सरकशी भी कर सकता है। ये राय कायम करने में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मलिका रजी खातून ठहरे लहजे में बात कर रही थी। मुमकिन है अमीर मिस्र को खबर ताखीर से पहुंची हो या वो किसी सरहदी मुहिम में मसरूफ हो। खुशामदी और मफाद परस्त उमारा की ये ख्वाहिश कि वो एक सीधी सादी खातून को आसानी से शीशे में उतार लेंगे, उसमें उन्हें कामयाबी ना मिली। ताहम उनके साजिशी जहन अमीर मिस्र के खिलाफ
नई साजिश का ताना बाना बुनने में मसरूफ थे। मुजद्दिदुद्दीन की महल सरा के 2 कमरों में खून ही खून जमा हुआ था। एक कमरे में मुजद्दिदुद्दीन और उसकी अहलिया की खून आलूद लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में उसके 2 जवान साल बेटों की मैयतें पड़ी हुई थी। ऐसा महसूस होता था कि उन्हें बड़ी बेदर्दी से ज़िबा किया गया है। घर के चौकीदार और मुलाजिम उस सारे वाक़े से बेखबर दिखाई देते थे। खोज लगाने वालों का कयास था कि महल के पिछवाड़े से 5 अफराद कमंद लगाकर अंदर दाखिल हुए हैं। जब से मुजद्दिदुद्दीन को मलिक सालेह का निगरान और अतालिक मुकर्रर किया गया था, वो दिन के वक्त मलिक सालेह को जंगी तरबियत देता और शाम को उसे कामयाब हुक्मरानी के गुर सिखाता। वो खानदान जंगी का मुखलिस व वफादार था। मुजद्दिदुद्दीन इब्ने दाया, उसकी बीवी और जवान बेटों को उस वक्त कत्ल किया गया जब पूरा घराना गहरी नींद सोया हुआ था। उस इज्तिमाई कत्ल से पूरे दमिश्क और शाम में दहशत फैल गई। हुकूमती कारिंदों ने कत्ल की तहकीकात शुरू की, लेकिन ये एक पुरअसरार कत्ल था जिसके कातिलों का सुराग लगाने में वो कामयाब ना हुए। दमिश्क के किले के नायब किलेदार गुमुश्तगीन ने सुल्तान जंगी के इंतकाल के बाद 40 दिन तक अपने हुक्मरान की मौत का सोग इस तरह मनाया कि वो हर वक्त मातमी अंदाज में गिरिया उजारी करता। जब मौका मिलता बेवा रजी खातून की खिदमत में हाजिर होता और चीख चीख कर पुकारता, हमारे सर सुल्तान के साया रहमत से महरूम हो गए, अदलो इंसाफ का सूरज गरूब हो गया, रूए जमीन पर तारीकी छा गई। हाय मेरे सुल्तान, हाय मेरे आका। गुमुश्तगीन दूसरे उमारा की कमजोरियों पर नजर रखता था, फिर उन्हीं बातों को अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर मादरे सुल्तान रजी खातून तक पहुंचाता। रजी खातून एक साफ दिल और सच्ची खातून थी। वो उसकी दी हुई मालूमात की कदर करते हुए उसे खानदान जंगी का हमदर्द समझने लगी। मुजद्दिदुद्दीन के कत्ल के बाद रजी खातून मलिक सालेह की तरबियत के बारे में फिक्रमंद रहती थी कि गुमुश्तगीन ने मलिक सालेह की तरबियती खिदमात के लिए खुद को पेश कर दिया। रजी खातून ने उसे नौउमर सुल्तान का निगरान बना दिया। पहली बार जब वो सुल्तान मलिक सालेह की खलवतगाह में दाखिल हुआ तो वो नौउमर हुक्मरान के हजूर सजदे में गिर गया। मलिक सालेह ने उसे टोकते हुए कहा, बाबा मोहतरम फरमाया करते थे कि एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना हराम है, आप ये क्या कर रहे हैं? सुल्तान ज़ीशान, ये वो सजदा नहीं जो एक मुसलमान अपने रब को करता है, ये सजदाए ताजीमी है। मैं सुल्तान आदिल का नमक ख्वार हूँ, ये मेरी वफादारी का सबूत है, ये मेरे दिली जज्बात अकीदत का इजहार है। गुमुश्तगी ने अपने सजदे का जवाज तराशते हुए कहा। सुल्तान मलिक सालेह के मासूम जहन ने उस बात को कबूल कर लिया। सुल्तान मुअज्जम, आप अभी तक सोए नहीं? गुमुश्तगी ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में एक रात नौउमर हुक्मरान से पूछा। बस आज हमें बाबा जान बहुत याद आ रहे हैं, बार बार उनका चेहरा नजरों के सामने उभर आता है, लेकिन हजूर बेआरामी और बेख्वाबी तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आंख लग जाए तो इस सदमे का बोझ उतर जाए। ये कहकर वो सुल्तान के कमरे से निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो वह मशरूब से लबरेज एक बिलोरी जाम थामे हुए था। आप इसे नोश फरमा लें, इसमें आपकी तस्कीन और नींद का एहतमाम है। ये तो शराब दिखाई देती है, मलिक सालेह ने चौंकते हुए कहा। सुल्तान मुअज्जम, आप तो मुझसे ज्यादा बाइल्म हैं कि कुरान ने कहा है कि हालत इस्तरार में तुम मुर्दार भी खा सकते हो। सुल्तान आदिल की वफात का गम आपके दिल में आज ताजा हुआ है। उस अजियत और गम के मुदावे के लिए आप ये शराब नहीं दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपकी ये कैफियत जायल हो जाए तो आप इसे तर्क कर दीजिएगा। ये कहते हुए उसने इल्तिजा भरी नजरों से जाम मलिक सालेह की तरफ बढ़ा दिया। नौउमर सुल्तान ने हैरत के साथ उसकी बात सुनी और जाम पकड़ लिया, लेकिन वो उसे पीते हुए हिचकिचा रहा था। लोग कुछ भी कहें, लेकिन यह हकीकत है कि बादशाहों को कौमी जिम्मेदारियां निभाते हुए जिन परेशानियों का सामना होता है, उनमें शराब ही तो उनके गम गलत करने का एक जरिया होती है। गुमुश्तगी ने बड़े दानिशवराना अंदाज में ठहर ठहर कर कहना शुरू किया। वैसे भी शराब और रक्स बादशाहों की शान है। अगर हुक्मरान इन चीजों को इस्तेमाल ना करे तो बादशाह और अवाम में फर्क क्या रहेगा? असल बादशाह वही है जो शाहाना रविश इख्तियार करे ताकि अवाम पर रोबो जलाल कायम रहे। उस किस्म के दलाइल से मासूम जहन अपने मुशीर के फरेब में आ चुका था। थोड़ी देर बाद जब मलिक सालेह नींद की आगोश में पहुंच चुका था, गुमुश्तगीन के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई थी। वो शाहीन बच्चे को जेरे दाम लाने में कामयाब हो गया था। गाहे बागाहे इसी तरह उसने मलिक सालेह को शराब का तलबगार बना दिया, अलबत्ता राजदारी का खसूसी ख्याल रखा। सुल्तान मरहूम मगफूर ने सलाहुद्दीन अयूबी पर कितने ही एहसान किए, कहाँ एक मामूली सिपाही का बेटा और कहाँ मिस्र की इमारत, लेकिन नीच फितरत तो नीच फितरत ही रहता है। तुम्हें पता है गुमुश्तगीन कि तुम क्या कह रहे हो? मलिक सालेह ने बड़ी हैरत और नागवारी से गुमुश्तगीन की तरफ देखते हुए कहा।
हजूर, मुझे मालूम था कि यह बात आपको नागवार गुजरेगी, लेकिन गुलाम अपने आका को वो बात जरूर कहेगा जिसे वो अपने आका के हक में दुरुस्त समझता है, चाहे उसकी गर्दन उसके तन से अलग कर दी जाए। उसने कुछ देर तवक्कुफ करके मलिक सालेह के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और फिर गोया हुआ। सुल्तान मरहूम एक मुखलिस इंसान थे और दूसरों पर एतमाद करने वाले थे। मलिका रजी खातून भी सलाहुद्दीन पर बहुत एतमाद करती हैं, लेकिन जब सुल्तान मरहूम की वफात पर दुश्मनों की आंखें भी अश्कबार हुई थी तो उस वक्त सलाहुद्दीन चंद झूठे अल्फाज तहरीर करके ताजियत की रस्म पूरी कर रहा था। जिस सुल्तान ने उसे फकीर से बादशाह बनाया, क्या वो उस कहले खाना के गम में शिरकत के लिए 2 दिन नहीं निकाल सकता था? गुमुश्तगीन ने अपनी बात दानिस्ता अधूरी छोड़ दी थी। उन्होंने अपनी मजबूरी तहरीर कर दी थी। बानियास की सूरत हाल ने उन्हें उलझा रखा था। सुल्तान ने सलाहुद्दीन अयूबी की वकालत करते हुए कहा, सुल्तान जीशान, ये मजबूरी नहीं, एक सियासी चाल है। आपसे दूर रहकर वो तमाम रियासतों को अपने मातहत लाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। गुमुश्तगीन ने नौउमर सुल्तान को अयूबी के खिलाफ भड़काते हुए कहा, आप बहुत जल्द देखेंगे कि वाली मौसल सैफुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन भी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुल्तान मुअज्जम को यह हक होगा कि वो अपने इस गुलाम का मुंह काला करके सारे शहर में गश्त करवाएं। फिक्र परेशानी की परछाइयां मलिक सालेह के चेहरे पर नुमाया नजर आने लगी थी। गुमुश्तगीन उन दोनों के दरमियान शक और बदगुमानी का जो बीज बोना चाहता था, उसने बड़ी मक्कारी के साथ बो दिया था। आधी रात बीत चुकी थी जब रजी खातून की तबीयत अचानक खराब हो गई। मलिक सालेह से 1 साल छोटी उसकी हमशीरा शम्सुन्निसा माँ के कमरे में सोई हुई थी। उठ बैठी। वो माँ की हालत बताने के लिए मर्दाना हिस्से में भाई के कमरे की तरफ लपकी। जब वो कमरे के करीब पहुंची तो दरवाजे पर एक मुसल्ला मुहाफिज खड़ा हुआ था। जैसे ही शम्सुन्निसा अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ी, मुहाफिज ने उसे टोका, इस वक्त सुल्तान आराम कर रहे हैं, हुक्म है कि कोई शख्स उनके सकून में दखल अंदाज ना हो। मुसल्ला मुहाफिज गुमुश्तगीन का कारिंदा था और नहीं जानता था कि वो किससे मुखातिब है। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? शम्सुन्निसा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, आप कोई भी हैं, मगर मुझे सुल्तान मुअज्जम का यही हुक्म है कि इस वक्त उनके कमरे में किसी को दाखिल ना होने दूं। मुसल्ला मुहाफिज ने अपनी जिम्मेदारी जिताते हुए ऊंची आवाज में कहा। मुहाफिज के तहकीर आमेज लहजे ने नन्ही शहजादी को बरहम कर दिया। वो बचपन से ही बाप की लाडली थी और उसे अपने बाप से मिलने में किसी भी रुकावट का कभी सामना ना करना पड़ा था। आज उसे 1-1.5 साल बड़े भाई से मिलने से रोका जा रहा था। ये सब उसके लिए बिल्कुल अनहोनी सी बात थी। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं सुल्तान मुअज्जम की बहन हूं, और सुल्तान मुअज्जम को अगर यह पता चल गया कि तुमने उसकी बहन को मिलने से रोका हुआ है तो फिर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी क्या दुर्गत बनती है। शम्सुन्निसा ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर मुहाफिज घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शम्सुन्निसा तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो तो समझी थी कि भाई सोया हुआ होगा और उसे उठाने में उसे देर लगेगी, लेकिन उसके सामने जो मंजर था वो उसे देखकर परेशान सी हो गई। उसका भाई अपने बिस्तर पर शराब से लबरेज जाम थामे बैठा था और उसका मुशीर खुसूसी गुमुश्तगीन नीचे कालीन पर गुलामाना अंदाज में बैठा हुआ था। नन्ही शहजादी को अचानक कमरे में देखकर गुमुश्तगीन बदहवासी के आलम में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मलिक सालेह ने अपनी बहन के सामने जाम को मुंह तो ना लगाया, लेकिन नागवारी के साथ गोया हुआ, शम्सी, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था। मलिक सालेह की आवाज नशे से बोझल हो रही थी। शम्सुन्निसा के लिए यह एक नया तजर्बा था कि उसका भाई जो उसे इंतहाई मोहब्बत किया करता था और वो भी उसका दम भरती थी, आज उसके साथ एक अजीब अंदाज में बात कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके भाई के जाम में क्या है, लेकिन उसके भाई का मखमूर लहजे में बात करना, यह सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने बाप को कभी भी ऐसी कैफियत में ना देखा था। उसकी तो आधी रात के बाद जब भी आंख खुलती थी तो अक्सर उसे अपने सजदा रेज बाप की आहें और सिसकियां सुनाई दिया करती थी। शम्सुन्निसा उस सदमे के बायस सख्ते की कैफियत में थी। वो खुद को शर्मिंदा शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। हाँ, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। उस सदमे के बायस वो ये भूल ही गई कि वो किस काम के लिए यहाँ आई थी। उसने नफरत भरी नजरों से गुमुश्तगीन की तरफ देखा और तेजी से कमरे से निकल गई। शम्सुन्निसा के जाने के बाद गुमुश्तगीन ने जिस्म पर मसनूई लर्जा तारी करते हुए मलिक सालेह के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और घिघियाए हुए अंदाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपने शहजादी मोहतरमा के तेवर देख लिए हैं। मैं अब कैसे जिंदा रह सकता हूँ? वो बड़ी मलिका मोहतरमा से उसका जिक्र करेगी। आपके रहमो करम के सिवा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। गुमुश्तगीन का लहजा खुशामदाना था। नौउमर सुल्तान ने बड़े इत्मीनान से शराब का एक जुर्रा लिया
और बेनियाजाना अंदाज में गोया हुआ, शम्सुन्निसा और वालिदा का एहतराम मलहूज रखना मुझ पर लाजिम है, लेकिन अमूर सल्तनत का जिम्मेदार मैं हूं, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत मैं गवारा नहीं कर सकता। उसके लफ्ज लफ्ज से शहाना तुम तराक झलक रहा था। गुमुश्तगीन के लिए ये अल्फाज बाइसे तस्कीन थे कि उसका मंसूबा तेजी के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। शम्सुन्निसा ने घर पर मौजूद दवा मां को दी। उसके असर से मां तो गहरी नींद सो गई, लेकिन वो खुद शिद्दत कर्ब से देर तक ना सो सकी और रात भर सराहने को गर्म आंसुओं से भिगोती रही। सुबह जब उसकी मां ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी और इसरार से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने रात का वाकया मां से बयान किया। यह बात सुनकर मलिका रजी खातून भी मुस्तरिब और परेशान हो गई। सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने 2 एलची दमिश्क, हल्ब, मोसल और दीगर रियासतों के उमरा की तरफ भेजे। उसने उन्हें सलीबी खतरे से आगाह किया और उन्हें मुत्तहिदा फैसले और इकदाम करने की तलकीन की थी। सबसे पहले वो दमिश्क में सुल्तान मलिक सालेह के दरबार में हाजिर हुए और अमीर मिस्र का मकतूब पेश किया। नौउमर सुल्तान ने वो खत उन उमरा के हवाले कर दिया जो उसके करीब थे। उन्होंने अमीर मिस्र का पैगाम पढ़ा। कुछ देर उन्होंने आपस में सरगोशी की और फिर उनमें से एक सुल्तान से मुखातिब हुआ। सुल्तान मुअज्जम सलाहुद्दीन अयूबी सलीबियों के खिलाफ जंग के बहाने तमाम मुसलमान रियासतों को डराकर दर हकीकत उन सब का हुक्मरान बनना चाहता है। आलीजा, आप उसे हुक्म दे सकते हैं कि जंग करने या ना करने का फैसला सिर्फ सुल्तान कर सकता है। एक दूसरे अमीर ने कमसिन सुल्तान को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अगर सलाहुद्दीन अयूबी हुक्म अदूली करे तो आप उसे माजूल करके वापस बुला सकते हैं और मिस्र की इमारत किसी और को सौंपी जा सकती है। एक और अमीर ने लुकमा दिया। सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में जंगी मरहूम के भेजे हुए कई दस्ते हैं। एक और अमीर ने मिस्र तरह दिया। उसे हुक्म भेजा जाए कि वो दस्ते वापस दमिश्क भेज दिए जाएं। उसे अपनी मर्जी से फौज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सलाहुद्दीन अयूबी से कहो वो हमारे हुक्म का इंतजार करे। कमसिन सुल्तान ने एलचियों को हुक्म देते हुए कहा, यह फैसला हम करेंगे कि इस्लामी वहदत कैसे और किसने कायम करनी है, और अमीर मिस्र के पास बाबा मरहूम के भेजे हुए जो दस्ते मौजूद हैं वो वापस भिजवा दे। और अयूबी से कहना कि आइंदा सुल्तान जीशान को इस किस्म के पैगाम भेजने की जुर्रत ना करे। जाते हुए एलचियों को एक और अमीर ने कहा। दूसरी रियासतों के उमारा ने भी अमीर मिस्र के पैगाम को हिकारत से मुस्तरद कर दिया और उसकी दावत इत्तेहाद को मुसलमान रियासतों पर कब्जे की एक चाल करार दिया।